Dear students, welcome to the new lecture of analytical geometry in 3 dimension. In the last lecture, in the physical classes, we have discussed about the planes in space. तो हमने लास्ट लेक्चर तक उसके तमाम फार्मूलेज हमने लिख लिए थे और इस पे प्लेन को और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हमने फिजिकल क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे. Now we are moving towards the questions about related to planes in space. बुक जो हम फॉलो कर रहा हूँ मैं, ये है प्री कैलकुलस विथ लिमिट्स, ग्राफिकल अप्रोच है लार्सन की. सही है, ये आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसका ये चैप्टर 10 है, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशंस. ठीक है, या इसके अलावा कोई बुक है आपको वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं. कोई रेफरेंस, कोई टेक्स्ट बुक पर्टिकुलर्स की है नहीं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. प्लेन स्पेस, वी हैव सीन हाउ एन इक्वेशन of a line in space can be obtained from a point on the line and a vector parallel to it. ठीक है, ये हम सारा कुछ देख चुके हैं. लाइन के क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए थे जिसमें हमने तमाम जो चीज़ें थी वो कवर कर ली थी. वेक्टर पैरेलल हो, अगर परपेंडिकुलर हो, सही. इसी तरह डिस्टेंस पॉइंट के दरमियान हो या 3 पॉइंट्स के, तो उसकी स्ट्रेट लाइन कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ें हमने पैरामीट्रिक, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. यही सारा काम हमने करना है प्लेन के लिए. We will now see that an equation of a plane in space can be obtained from a point in the plane and a vector normal perpendicular to the plane. सही है, हमने टेंजेंट फॉर्म भी इक्वेशन की कर चुके हैं और नॉर्मल फॉर्म भी हम इक्वेशन की कर चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर प्लेन की बात करेंगे. ठीक है, एक प्लेन होगा हमारे पास इस तरह का. ठीक है, इसमें एक पॉइंट होगा P एंड Q, और Q सही है, P सही है, नॉर्मल एक वेक्टर निकलेगा. ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं इस फिगर को. कंसीडर द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P. इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x का होगा, एक y का होगा, एक z का होगा. ठीक है, x1 y1 z1 हैविंग अ नॉन जीरो नॉर्मल वेक्टर. एक नॉर्मल वेक्टर होगा ये जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a b और c. अब इस नॉर्मल वेक्टर को, ये जो ब्रैकेट है, सही है, इसका मतलब होगा ये ai प्लस bj प्लस ck की फॉर्म में गिवन है. सही है, कोई नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में, तो i j के इसके साथ लगे हुए हैं. सही, ये कंसीडर कीजिएगा. इस बुक में आई जे के शो नहीं है, इस एरो दिया हुआ, तो इसका मतलब ये आई ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के की फॉर्म में लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर. ठीक है, दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स. सही है, ये जो आपके पास प्लेन है ये कंसिस्ट कर रहा है तमाम पॉइंट्स पे क्यू के, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, फॉर विच द वेक्टर पी क्यू, ये जो वेक्टर होगा पी क्यू, ये ऑर्थोगोनल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, इस नॉर्मल वेक्टर से होगा, 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, टू एन. सही, इस पी और क्यू का जो 90 डिग्री है वो एन होगा. ठीक है, यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट यू कैन राइट द फॉलोइंग. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी है हम डॉट प्रोडक्ट की. नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपने वेक्टर पी क्यू रिस्पेक्ट से. सही है, जब डॉट प्रोडक्ट होता था आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के भी 1 के बराबर होता है. वही डॉट प्रोडक्ट जो आपने अपनी पहली क्लासों में किया हुआ है. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले n डॉट पी के. तो n हमारे पास गिवन है. सही है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में डॉट लगाना है आपने. सही है, और ये क्या है, पी और क्यू का डिस्टेंस. अगर ये दो पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा इसका, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1. ठीक है, अब ये वेक्टर की फॉर्म में होगा हमारे पास, क्योंकि ये पी और क्यू एक वेक्टर बना रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस x1 ऑफ i, y माइनस y1 ऑफ j एंड z माइनस z1 ऑफ k. ठीक है, आई जे की फॉर्म में लिखें या कॉमा लगाएं या ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है. इनका डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं. सही है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एक आई होगा और इसके साथ आई होगा, वो आई डॉट आई 1 बन जाएगा. ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. सही है, फिर प्लस बी को इस मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस y1 से, और प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे z माइनस z1 के. यानी आई डॉट आई 1 हो गया, y डॉट y आपका 1 हो गया, z डॉट z का हो गया 1 हो गया, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से. सही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन. ठीक है, वेयर ए और बी और सी आपका नॉर्मल वेक्टर कोफिशिएंट्स होंगे, और ये आपका डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर पी और क्यू के वेक्टर के हिसाब से. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्पेस. द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट होगा, एंड हैविंग नॉन जीरो नॉर्मल वेक्टर होगा आपके पास, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में इस तरह हम लिख सकते हैं. ठीक है, ये x1 y1 z1 को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल कर सामने आ जाएगी. ठीक है, ये आपके पास जनरल रीग्रुपिंग टर्म्स यील्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस. जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax प्लस by
प्लस जी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, वही जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपके पास एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, तो हम इस तरह लिखेंगे। जनरल फॉर्म अगर आपके पास होगी तो आप इसका ए एक्स इन स्पेस जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, वही जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपके पास एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, तो हम इस तरह लिखेंगे। जनरल फॉर्म अगर आपके पास होगी तो आप इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी जेड प्लस डी इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास गिवन होगा। ठीक है जी, आगे आते हैं, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम। रिकॉल क्या करना है, फाइंडिंग एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्री स्पेस, आपके पास फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। ठीक है, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन यू नीड अ पॉइंट इन द प्लेन एंड अ वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू प्लेन। सही है, आपको एक पॉइंट चाहिए होगा प्लेन में और एक वेक्टर चाहिए होगा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो ये 3 पॉइंट्स गिवन थे इसके पास। तो ये 3 क्वेश्चन में गिवन, 2 1 1 यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, 0 4 1 यहाँ आ रहा है और -2 1 यहाँ। सही, ये प्लॉटिंग इसने बिल्कुल ग्राफिकल रिस्पेक्ट से की हुई है। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। सही है, देयर आर 3 चॉइसेस फॉर द पॉइंट बट नो नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। 3 चॉइसेस हैं लेकिन नॉर्मल वेक्टर आपके पास गिवन नहीं है, तो इसकी रिस्पेक्ट से बन सकता है, इसकी रिस्पेक्ट से, इसकी रिस्पेक्ट से बन सकता है। टू ऑब्टेन नॉर्मल वेक्टर यूज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यू एंड वी। सही, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो एक आराम से निकल सकता है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाया था। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। सही है, इनको हम उनकी रिस्पेक्ट से हम कंपोनेंट फॉर्म बनाते हैं, एक यू का फॉर्म बना लेते हैं, एक वी का। तो अब करना क्या होता है, अगर आप यू वेक्टर बना रहे तो फर्स्ट और सेकंड का आप क्या ले लेंगे। सही है, एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म बनाएंगे यू की और फर्स्ट और थर्ड वाले वेक्टर की बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर फर्स्ट 2 का लेते हो तो 0 -2 वही डिस्टेंस का तरीके से, और 4 -1 और 1 -1, तो एक यूनिट वेक्टर बनकर आके ये आ जाएगा एक। सही है, कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। सही है, दूसरा हमारे पास वेक्टर जो बनकर आएगा नॉर्मल वेक्टर यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यू और वी की फॉर्म में, तो पहला और तीसरे का करते हैं, तो -2 ये आ जाएगा और ये 1 और -1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये 4 और 1, यानी पहले को दूसरे से और पहले को तीसरे से, ये फर्स्ट की रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। तो यू और वी आपने बना लिए एक वेक्टर यू और वी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको नॉर्मल बन जाए, नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो आप इस तरह करेंगे, अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो आप जैसे हमने पिछले किया था कि डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम इसका आराम से निकाल सकते हैं कोई भी नॉर्मल वेक्टर। तब ये क्या होगा, आई जे के एज रहेगा, यू के अपने कंपोनेंट्स रख दिए -2 3 0 और आपने वी रख दिया, सिंपल एक्सपेंड बाय रॉ 1 सिंप्लीफाई किया, या करते। देखो मैंने कहा था ना ये आई जे की फॉर्म में होता है। सही, इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। अब ये इसका ए का मतलब है 9, बी का मतलब है सी, बी का मतलब है 6 और सी का मतलब है 12। ठीक है, तो ये 9 6 12 करके भी लिख सकता है या आई जे के फॉर्म में लिखिए, आपकी मर्जी जिसे भी। इस नॉर्मल टू, अब ये आपको नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब क्या निकालेंगे, यूजिंग द डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियोज फॉर एन एंड द पॉइंट्स x1 y1 z1। सही है, पॉइंट, अब पहला पॉइंट एक पॉइंट की रिस्पेक्ट से वो इक्वेशन बना रहा है, फर्स्ट पॉइंट की रिस्पेक्ट। सही है, इसी तरह दूसरे पॉइंट और तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, वो घर पे चेक कर लीजिएगा। सही है, तो मैं एक फर्स्ट पॉइंट की रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ। यू कैन डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन लगा रहा है आपने। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है अभी बताया 9 है, बी की वैल्यू क्या है 6 है और सी की वैल्यू क्या है 12 है, x1 कितना है 2 है, y1 कितना है 1 है, z1 कितना 1 है। सिंप्लीफाई की आपकी जनरल इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से। कह रहा है चेक दैट ईच ऑफ द 3 पॉइंट सेटिस्फाई, कोई सा भी पॉइंट से निकालना ये इक्वेशन आपके पास आएगी, चेक कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट पहला पॉइंट रखा है, आप यहाँ दूसरा पॉइंट रख ले, तीसरा पॉइंट रख ले, इसको खुद घर पे चेक कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने 3 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है तो आप उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें आप। नेक्स्ट पर आते हैं, वो कह रहा है कि अगर आपने एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए आपको दो प्लेन्स के दरमियान अगर एंगल निकालना है। सही है, तो नॉर्मल वेक्टर्स, 2 नॉर्मल वेक्टर्स चाहिए होंगे, वो परपेंडिकुलर अगर हुए तो 0 होता है, ये आपको पता है, और अगर पैरेलल हो तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखनी है, परपेंडिकुलर में इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल में वो क्या होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक है, अच्छा ये n1 n2 और n1 और ये नॉर्म की फॉर्म में, नॉर्म का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सही है, जैसे हम r का निकालते फॉर्मूला। अच्छा, हमने एक क्लास में यहाँ इक्वेशंस रखी थी, आप इक्वेशंस रख दें या n1 n2 की फॉर्म रख दें, फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, लेट अस सपोज इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 2 पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स प्लेन आपके पास गिवन है। सही है, क्या निकालना है, एंड फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन आपने बतानी है, पैरामेट्रिक। सही है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन n1 निकालते हैं, सही है, और n2 निकालते हैं। अब ये अगर आप यहाँ से नजर आ रहा हो तो इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, सही है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, सही है, दूसरा कोफिशिएंट क्या है -2 है, तीसरा कोफिशिएंट क्या है 1 है, सही है, डायरेक्ट n1 आ जाएगा इसका प्लेन नॉर्मल वेक्टर। दूसरा प्लेन क्या है 2 है, 3 और -2 है, तो n1 और n2 आपके पास आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में इक्वेशंस नहीं थी, पॉइंट्स गिवन है, तो n1 n2 आपने निकाला था, ठीक है, या u और v आपने निकाला था, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। अब यहाँ आपके पास प्लेन गिवन है तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर डायरेक्ट आ जाएंगे इन कोफिशिएंट में, सही है। n1 n2 आ गया, इनको आपने यहाँ सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, जैसे ये है i -2j और प्लस k की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है 2i प्लस 3j और -2 का, इनका डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, -6 आएगा। n1 का यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 4 5 और 6 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर ले लेंगे 17 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास एंगल आ जाएगा, सही है। कॉस का उधर जाके इनवर्स लेके आपके पास थीटा निकाल लेंगे 53.5। यू कैन फाइंड द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्लेन, ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया एक। अब दूसरा अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है तो इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, सही, और वहां से आप वैल्यूज निकाल लें। तो सबसे पहले इसने इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया और y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू आ रही है 4z/z। फिर इसी तरह इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया, सही है, ऐड और सबट्रैक्ट करा के, और वहां से इसने x की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर गौर करें दोनों में तकरीबन सेम ही आपके पास आ रहा है, z/7 और z/7, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कोई ऐसा आ रहा है तो हमें एक लेट पैरामीट्रिक इक्वेशन लगानी है, तो हमें t एक पैरामीटर बताना पड़ेगा। तो इसने जो t पैरामीटर लिया हुआ है वो लिया हुआ है z/7, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आप ना भी लें तो हम इक्वेशन में इसमें इक्वेशन पुट करेंगे तो वो t के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, x1 प्लस at होता है, या x इक्वल टू t के बराबर हम पैरामीटर लेते हैं, वो जो बराबर होता है x1 प्लस at, सही है। इसी तरह y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है 4t, सही है, यानी हमारे पास जो इसका ये है 4 और z/7 को उसने t के बराबर लिया है, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4t बन जाएगी। इसी तरह ये x t के कैसे बराबर आया, 7/z इसने t के बराबर लिया हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो गई t और y की वैल्यू क्या हो गई 4t हो गई, ठीक है। इसको ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे होती है, कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं x1 प्लस at के बराबर होता है। y की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है y1 प्लस bt, और z की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है z1 प्लस ct, ठीक है। अब अगर आप गौर करें यहां पर, अच्छा x की वैल्यू तो हो गई t और y की वैल्यू 4 और z/t को z/7 को लिया हुआ t के, तो 40 होगी। अब z की वैल्यू क्या बनेगी, z की वैल्यू क्या बन जाएगी 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की वैल्यू होगी 70, सही है। तो x की वैल्यू t आई, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू 70, ठीक है। अगर आप अगर लेट नहीं कर रहे, लेट सपोज अगर लेट नहीं कर रहे, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 यहाँ पर क्या है 0 है, y1 क्या है 0 है, और z1 क्या है 0, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा t के साथ। अगर t के साथ कोई कोफिशिएंट आता तो वो x1 की वैल्यू होती, ठीक है। इसी तरह y1 भी 0, z1 भी 0, क्या बचा यहाँ पर, बचा at बचा, यहाँ bt बचा, यहाँ पर बचा ct बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि x1 y1 z1 lies in both plane. You can substitute x1 y1 z1 in this parametric equation which indicates that a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सही है, क्योंकि आपको t के बराबर है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसमें एक काम एक साथ किए हुए, उसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आप लेट करके कर लें या ये पॉइंट पुट करके कर लें, दोनों तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नोट दैट द डायरेक्शन नंबर इन अबव एग्जांपल 4 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल वेक्टर, सही है। डायरेक्शन नंबर वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है, जब हमने 1 4 और 7 निकाले थे ना पैरामीट्रिक इक्वेशन से, ये डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास n1 n2 गिवन था ना, उसका आप क्या ले लें क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तब भी यही बराबर आएंगे। जैसे a ऑफ i है तो उसका कोफिशिएंट क्या 1 है, j का मतलब b का मतलब 4, ठीक है, इसे को सेम आ रहा है, और c के यानी c का मतलब है 7, तब भी सेम आ रहा है। दिस मीन दैट द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल, सही है, पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल। ये इक्वेशन आप याद रखें, ये स्टेटमेंट, ताकि आपको आसानी हो प्रूफ करने के लिए भी आगे क्वेश्चन जब आते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, सही है।
तो द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ पॉइंट, एक प्लेन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, सही है, वो पॉइंट नॉट प्लेन में नहीं होगा, सही है, उसका डिस्टेंस निकालना होगा, वेयर पी इज द पॉइंट इन द प्लेन एंड एन इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, सही है। एक जो पॉइंट पी होगा, क्यू जो होगा वो प्लेन से बाहर होगा, और पी जो होगा वो पॉइंट प्लेन के अंदर होगा, और एन क्या होगा वो उसका नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमने इक्वेशंस में रखी हुई, डॉट प्रोडक्ट में रखे, दोनों फॉर्मूले सेम हैं आपके पास, ठीक है। ये देख लें, ये वाली इक्वेशन हमने रखी थी यहाँ पर, सही है। तो वो एक ही बात है, आप इक्वेशन से कर लें, यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट से कर लें, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 5 -4 एंड द प्लेन। एक पॉइंट गिवन है Q जो प्लेन से बाहर है, और एक प्लेन गिवन है, इसका डिस्टेंस मालूम करना है, सही है। तो जब प्लेन गिवन होगा तो नॉर्मल आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल क्या होगा 3 -1 और 2, सही है, नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। टू फाइंड अ पॉइंट इन द प्लेन, सही। अब हमने, अगर आपने एक प्लेन पॉइंट निकालना है प्लेन के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या कर लें, एक्स की रिस्पेक्ट से निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम एक्स की रिस्पेक्ट से निकाल लें तो वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे और जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर आप एक्स इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट की रिस्पेक्ट से निकाल लें, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसमें y की वैल्यू 0 रखी, z की वैल्यू 0 रखी, 3x इज इक्वल टू 6, 3 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एक पॉइंट मिल जाएगा 2 0 0, एक पॉइंट आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। द वेक्टर फ्रॉम p टू q, अब इस पॉइंट से इस q तक का फासला निकालेंगे तो एक वेक्टर चाहिए होगा हमें p और q का, तो वही वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वो ये p से q आपने निकालना है, तो 1 से 2 और 5 -0 और -4 -0, सही है। सिंप्लीफाई करेंगे एक वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आपके पास गिवन है, एक वेक्टर आपने पी क्यू निकाल लिया, वही तरीका का आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसका नॉर्म लेंगे, ये नॉर्म कहलाता है, सही। स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे इसका और सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एन का यानी 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए इनको आप ट्राई कर लें, ठीक है। फिर ये आपके पास इसमें एक्सरसाइज है, ये मैं आपको बता दूंगा, तब इसको आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिएगा, ठीक है। तो ये प्लेन के कुछ क्वेश्चन से, एंगल था, 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन हो, ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास अगर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर लें, ठीक है। बाकी फिर हम इस पेयर्स पे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।